बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे ब्रॉस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट के बारे में। एसिड और बेस के हवाले से ब्रॉस्टेड और लोरी ने जो कॉन्सेप्ट पेश किया है वो क्या था और उसकी एग्जांपल्स कुछ हम देखेंगे। सबसे पहले हमने पिछले टॉपिक में देखा था कि ऑर्हेनियस का नज़रिया क्या होता है। ऑर्हेनियस के नज़रिए के हवाले से डिटेल वीडियो मौजूद है, पहले आप उसको देखेंगे ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको ज़्यादा आसानी से समझ आ सके। अब ऑर्हेनियस ने जो नज़रिया पेश किया था वो पानी के अंदर किसी चीज़ के हल होने या ना होने की बेस पे किया था। उसके जो डिफेक्ट्स थे उनको मद्देनज़र रखते हुए ब्रॉस्टेड और लॉरी, ये दो अलग-अलग साइंटिस्ट हैं। 1923 इंग्लिश साइंटिस्ट लॉरी और डेनिश साइंटिस्ट ब्रॉस्टेड, दोनों ने जो है ना एसिड और बेस के बारे में प्रोटॉन के ट्रांसफर की बुनियाद पे अपना कॉन्सेप्ट पेश किया। एसिड के बारे में इन्होंने कहा था कि द एसिड इज अ सब्सटेंस दैट डोनेट प्रोटॉन एंड बेस इज अ सब्सटेंस दैट एक्सेप्ट प्रोटॉन। यहाँ से हम देख सकते हैं द सब्सटेंस दैट डोनेट प्रोटॉन, कोई भी ऐसी चीज जो किसी दूसरे को प्रोटॉन देती है उसको हम एसिड का नाम देंगे, और कोई भी ऐसी शय जो दूसरों से प्रोटॉन कबूल करती है, हासिल करती है, उसको हम बेस का नाम देंगे। अब हम एग्जांपल देखते हैं इसकी। HCl और अमोनिया का रिएक्शन है। अब यहाँ पे जो HCl है वो आयनाइज हो जाएगा। आयनाइज होने के बाद वो हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन देगा। दूसरी तरफ अमोनिया मौजूद है। अब पहले हाइड्रोजन जो था क्लोरीन के साथ था, अब वो शिफ्ट हो जाएगा अमोनिया की तरफ। तो पहले तीन हाइड्रोजन है, एक और इनके साथ आ गया NH4 बनेगा, इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो इससे अमोनियम आयन बन जाएंगे और क्लोराइड के आयन जो है ना बन जाएंगे। अब इस रिएक्शन में HCl ने प्रोटॉन दिया है। क्योंकि इसने प्रोटॉन दिया है इसका मतलब है कि ये एसिड है। NH3 इसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया है, तो ये बेस बन जाएगा। इस रिएक्शन की प्रोडक्ट में दो चीजें मौजूद हैं, अमोनियम आयन है, क्लोराइड आयन है। अमोनिया के पास अब पॉजिटिव चार्ज है, क्लोराइड के ऊपर नेगेटिव है, तो ये दोनों भी आपस में रिएक्ट कर सकते हैं। इस रिएक्शन के नतीजे में HCl और अमोनिया जो है ना बन जाए। इस रिएक्शन में जैसे हमने पहले बात की थी कि दो तरह के रिएक्शन हो रहे हैं, फॉरवर्ड भी है, रिवर्स भी है। एक रिएक्शन में एसिड HCl है और NH3 बेस है। प्रोडक्ट्स में जो चीजें बन रही हैं NH4 प्लस और Cl माइनस। अब ये प्रोटॉन दे सकता है, तो ये एसिड के तौर पे रिएक्ट कर रहे हैं। Cl जो है यहाँ पे बेस के तौर पे रिएक्ट कर रहा है। ये जो एसिड बना है ये बेस से बना है, यानी कि बेस अब एसिड में कन्वर्ट होगी, ये बेस उलट हो गया, एसिड बन गया, इसलिए इसे कॉन्जुगेट एसिड का नाम देंगे। और जो पहले एसिड था अब यहाँ पे वो बेस के अंदर कन्वर्ट हो गया, यानी कि एसिड भी उलट होने के बाद बेस में तब्दील हो रहा है। तो इस वजह से इनके साथ हम कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस का नाम इनको देंगे, क्योंकि ये एसिड की वजह से बन रहे हैं या बेस की वजह से बन रहे हैं। एक और रिएक्शन देख लेते हैं। HCl का रिएक्शन है वाटर के साथ। अब इस रिएक्शन में प्रोटॉन जो है वो एसिड से ट्रांसफर होगा वाटर की तरफ। तो ये प्रोटॉन दे रहा है एसिड, और वाटर जो है वो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये बेस के तौर पे रिएक्ट करेगा। अब प्रोटॉन आने की वजह से ये तीन हाइड्रोजन आ जाएंगे, H3O प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा Cl माइनस। अब ये जो नई चीज बनी है ये दोनों आपस में रिवर्स रिएक्शन के लिए रिएक्ट कर सकते हैं। तो हाइड्रोनियम आयन यहाँ पे कॉन्जुगेट एसिड के तौर पे रिएक्ट करेगा, और जो क्लोराइड आयन है वो कॉन्जुगेट बेस के तौर पे रिएक्ट करेगा। अब कॉन्जुगेट एसिड और बेस क्या होते हैं उनकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हेन अ बेस
accept a proton it is called conjugate acid। ठीक है, जब कोई बेस प्रोटॉन कबूल करेगा तो अब वो कॉन्जुगेट एसिड बन जाएगा। इसी तरह से हम कॉन्जुगेट बेस की डेफिनेशन कर सकते हैं। अब बेस ऊपर हमने कहा था कि ये जो बेस बन रहा है ये इस एसिड से बन रहा है, और कब बनेगा, अगर ये एसिड अपना प्रोटॉन देगा। व्हेन एन एसिड डोनेट अ प्रोटॉन इट फॉर्म कॉन्जुगेट बेस। कि अगर कोई एसिड है और वो अपना प्रोटॉन देगा तो देने के बाद वो कॉन्जुगेट बेस के अंदर तब्दील हो जाएगा। तो इनमें एसिड और बेस के दरमियान जो डिफरेंस है वो सिर्फ प्रोटॉन का है। जिसके पास प्रोटॉन मौजूद होगा वो एसिड है, और जिसके पास प्रोटॉन कबूल करने की सलाहियत होगी उसको बेस का नाम देंगे, तो वो चीज़ बेस के तौर पे रिएक्ट करेगी। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं। इसमें हमारे पास एसिटिक एसिड मौजूद है, इसको वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे। अब एसिटिक एसिड यहाँ से प्रोटॉन वाटर को देगा, तो ये एसिड के तौर पे रिएक्ट कर रहा है, और जो वाटर है एज अ बेस यहाँ पे रिएक्ट कर रहा है। इसके नतीजे में हाइड्रोनियम आयन बनेगा और एसीटेट रेडिकल जो है या नेगेटिव आयन जो है इसका बन जाएगा। इस रिएक्शन में वाटर बेस के तौर पे रिएक्ट कर रहा है। इसी तरह से हम एक और रिएक्शन देखते हैं वाटर का NH3 के साथ। अब वाटर से एक हाइड्रोजन या एक प्रोटॉन यहाँ पे ट्रांसफर होगा, तो प्रोटॉन देने की वजह से ये NH4 प्लस बनेगा और यहाँ पे बचेगा OH। अब इसने प्रोटॉन दिया है, ये एसिड, और इस रिएक्शन में अमोनिया जो है वो बेस के तौर पे रिएक्ट करेगा। इन दोनों रिएक्शंस को अगर हम कंपेयर करें, ऊपर वाले रिएक्शन में वाटर बेस के तौर पे रिएक्ट कर रहा है, नीचे वाले में वाटर एसिड के तौर पे। यानी कि वाटर दोनों तरह से रिएक्ट कर सकता है, एसिड के तौर पे भी और बेस के तौर पे भी। इस ऐसी चीजों को हम नाम देते हैं एम्फोटेरिक कंपाउंड। डिफाइन इस तरह से करेंगे, द सब्सटेंस दैट विल react as acid as well as a base is called amphoteric compound। कोई भी ऐसी शय जो एसिड और बेस दोनों की तरह रिएक्ट कर सकती है, अगर एसिड आएगा तो खुद बेस बनेगी और बेस आएगा तो खुद एसिड। तो ऐसी चीजों को हम नाम देते हैं कि ये एम्फोटेरिक कंपाउंड है। जैसे इस एग्जांपल में हमने वाटर के बारे में देखा कि ऊपर वाले रिएक्शन में वाटर जब एसिड से रिएक्ट कर रहा है तो बेस के तौर पे, और जब बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है तो एसिड के तौर पे। तो वाटर का जो बिहेवियर है वो डिफरेंट है, मतलब दोनों तरह से बिहेव कर सकता है। वो दूसरे के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसके साथ कौन रिएक्ट कर रहा है। जब दूसरा एसिड होगा तो वाटर बेस बनेगा, अब जब दूसरा बेस बनेगा तो वाटर एसिड के तौर पे रिएक्ट करता है। तो ऐसी चीजों को हम एम्फोटेरिक कंपाउंड का नाम देते हैं। इसकी एग्जांपल में दोनों इक्वेशन लिखनी पड़ेंगी, क्योंकि दोनों इक्वेशन से ही पता चलेगा कि पानी जो है ना एम्फोटेरिक है, एसिड भी है और बेस भी है। अब इसकी लिमिटेशंस के हवाले से बात कर लेते हैं कि ये जो लिमिटेशंस हैं इसकी वो क्या है, किन कॉन्सेप्ट्स के या किन चीज़ों के बारे में इस नज़रिए से भी पता नहीं चलता कि ये चीज़ें एसिड के तौर पे रिएक्ट कर रही हैं या बेस के तौर पे। कैल्शियम ऑक्साइड, इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक इसको प्रोटॉन एक्सेप्ट करना चाहिए, लेकिन ये प्रोटॉन एक्सेप्ट नहीं करती, बेस के तौर पे ये मौजूद है। अब ये बेस कैसे है इस नज़रिए से हमें नहीं पता चलता, तो इसके लिए हमें एक और कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ेगी।
इसी तरह से सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3, इस कंपाउंड की नेचर के बारे में भी इस नजरिए से नहीं पता चलता कि ये एसिड है या बेस है, और रियल में अगर हम देखें तो ये एक एसिडिक गैस है। इस तरह की चीजें जो प्रोटॉन एक्सेप्ट नहीं करती या प्रोटॉन जो है ना वो डोनेट नहीं करती, उनके बारे में इस नजरिए से पता नहीं चलता। तो इसके लिए फिर हमें एक और थ्योरी की जरूरत पड़ेगी, एक और नजरिए की जरूरत पड़ेगी। वो लेविस ने पेश किया है। नेक्स्ट टॉपिक में हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे।